तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। दोस्तों, हर इंसान जो कामयाब है वो ज़रूर कोशिश करता है। कोशिश की सीढ़ियों पर चढ़े बिना कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से करा रहे हैं जिन्होंने कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। आइए देखते हैं उनका एवी। गजेंद्र चौहान का जन्म 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन दिल्ली के पास खामपुर में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय सदाराम चौहान जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उनकी मां स्वर्गीय ब्रह्मा देवी चौहान जी एक हाउसवाइफ थी। गजेंद्र जी 4 भाई और 1 बहन हैं। इनका बचपन खामपुर में ही बीता। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के रामजस पर्वत से पूरी की और फिर दिल्ली एम्स से रेडियोग्राफी में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। गजेंद्र जी को जॉब्स के ऑफर आने लगे, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर इन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। इसके बाद उन्होंने एंट्रेंस की तैयारी के साथ साथ जॉब भी करना शुरू कर दिया और सिविल सर्विसेज का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया। उन्हीं दिनों मिस्टर रोशन तनेजा अपने मुंबई वाले एक्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ इंटरव्यूज लेने दिल्ली में थे। गजेंद्र ने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हो गए। फिर वे दिल्ली से मुंबई आ गए और मिस्टर रोशन तनेजा के एक्टिंग कोर्स में डिप्लोमा लिया। कुछ स्ट्रगल के बाद इन्होंने कुछ फिल्में साइन तो जरूर की, लेकिन उन फिल्मों से इन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और तब गजेंद्र ने टीवी सीरियल्स करने शुरू किए, जिसमें रजनी, दर्पण और एयर होस्टेस जैसे सीरियल्स शामिल हैं। लेकिन इन्हें सफलता मिली 1988 में बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत से, जिसमें इन्हें युधिष्ठिर का रोल मिला। इन्होंने उस किरदार को बखूबी निभाया और अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। उस किरदार से गजेंद्र आज भी जाने जाते हैं। सन 2015 में गजेंद्र पुणे स्थित FTII के चेयरमैन बने और पिछले 2 सालों में वहां ये कई अच्छे परिवर्तन लाए। तो ये है कोशिश से कामयाबी तक उनके सफर की दास्तान। तो ये थे गजेंद्र चौहान। आइए अब उनसे मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। गजेंद्र जी, किरण जी नमस्कार। नमस्कार। कितने सालों के बाद हम इस तरह से मिल रहे हैं और कुछ जी। बातचीत करने का मौका मिल रहा है। या। तो हमने तो महाभारत में इकट्ठे काम किया है और तब से मैं आपको जानती हूँ। मैंने गंगा प्ले किया और आपने युधिष्ठिर। करेक्ट। तो ये बताइए कि गजेंद्र जी, आपका जन्म कानपुर में एक छोटे से गांव में जो दिल्ली में है वहाँ हुआ। उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि दिल्ली जो है वो मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि है और मेरी भावभूमि भारत है। अच्छा। मैं अंदर से बहुत ही भारतीय हूँ जी। और प्राउड फील करता हूँ। दिल्ली मेरी जन्मभूमि है और दिल्ली के एक छोटे से गांव, दिल्ली जो है वो शहर में और देहात में बटी हुई है। दिल्ली के बीचों बीच बहुत सारे राजपूतों के और दूसरी कास्ट के गांव हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। और अगर आप उन गाँव में जाके देखेंगे तो अंदर जो है वही कल्चर है जो पुराने ज़माने में होता था। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लो इनकम ग्रुप जो होते हैं, किसान परिवार जैसे होते हैं, उससे बिलोंग करता हूँ और प्राउड भी फील करता हूँ इस बात को लेके कि मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ। खामपुर जो है वो करोल बाग के पास, वेस्ट पटेल नगर के पास में एक छोटा सा गांव है जिसमें करीब करीब 200 घर हैं और राजपूतों के घर हैं। और हमारे गांव में चौपाल भी है, कुम्हार भी है, नाई भी है, सब कास्ट के लोग जो हैं वहाँ बसते हैं और आज भी वही कल्चर हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। और
उसी तरह की हवेली हैं, वैसी ही गलियां हैं। मुझे ये बताइए कि सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि दिल्ली शहर जो कि हमारी कैपिटल है, हमारा कैपिटल है, और वहाँ इतनी प्रोग्रेस हो गई है, मतलब आप बाकी जगह में जाइए, साउथ दिल्ली में जाइए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और क्या क्या हो गया है, तो उस सब के बीच मतलब एक गांव अपनी आइडेंटिटी रिटेन करे और आज तक बिल्कुल आसपास के माहौल जो है उससे अलग रहे, और आप कह रहे हैं कि एक नहीं और भी कई गांव हैं ऐसे, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ऐसा है, ये 100 के करीब गांव हैं दिल्ली में इस वक्त। इन गांव की ज़मीन पे ये शहर बसा हुआ है। पहले क्या होता था, एक वॉल्ड सिटी थी, 4 किलोमीटर के एरिया में जो है चांदनी चौक इलाका जो था वो हाँ। दिल्ली माना जाता था। आज उसको पुरानी दिल्ली बोलते हैं। ये जो नई दिल्ली बसी है ये इन गाँव की ज़मीन पर बसी है। जैसे DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने इन गाँव की ज़मीन को एक्वायर किया, उनको मुआवजा दिया, और उस ज़मीन पे ये कॉलोनीज़ बसी हैं। लेकिन वो गांव के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, मकानात बदल गए हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हो गए हैं, लेकिन जो कल्चर है, वो पहनावा जो है, जो खान पान है, वो वैसा ही आज तक मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जो भाषा है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब मैं अपने गांव से निकल के मेन रोड पे आता हूँ तो दूसरी तरफ शहर की भाषा मुझे अपनानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही गांव में एंटर करता हूं तो मुझे वही गांव की भाषा में बोलने का मज़ा आता है। और ये बताइए कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो गांव से जब आप आते हैं तो आप कैसे आते हैं, और रोड क्रॉस करके फिर क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन बदलनी पड़ती है? मतलब घोड़े पे आए या जैसे क्या बोलूँ मैं, नहीं, हाथ गाड़ी पे, ऐसा है नहीं, या अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं गाँव में? नहीं, वो ज़माना बदल गया है एक्चुअली। चारों तरफ मार्केट हैं, गाँव के सिनेमा घर हैं। एक ज़माना था, मैं 60s की बात करूंगा यदि, तो एक ज़माना ऐसा था जब गांव से शहर की तरफ टांगे चला करते थे, लोग साइकिल पे आए जाया करते थे। हाँ। तो वो तो खैर बदल गया है क्योंकि सड़कें बन गई हैं, सड़कें गांव तक पहुंच गई हैं, लेकिन गांव के अंदर कल्चर वही मेंटेन है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कल्चर में मोबाइल्स वगैरह सब एकदम एडवांस। मेट्रो हमारे गांव से टच करके गुजरती है। ओके। ना मेरे गांव से, बल्कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं दिल्ली में, नारायणा है, मादीपुर है, नांगल है, बसई दारापुर है, दसघरा है, ये सब के सब, मुनीरका है, मुनीरका तो बहुत मशहूर है RK-पुरम के पास। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जो डेवलप हो गए। छतरपुर ऑल्सो, यस, ये सारे के सारे गांव हैं दिल्ली में, वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। उनका कल्चर भी वैसा ही है। कनॉट प्लेस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे थे। कनॉट प्लेस जो है वो, वहाँ एक गांव है जिसका नाम है रायसीना। ये आज देखते होंगे आपकी जो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, ये सब रायसीना हिल्स के ऊपर बसा हुआ है। ये सब उस गाँव की ज़मीन थी किसी समय। ये बाद में एक्वायर हुई और यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो गई। लेकिन उस गाँव के कुछ लोग आज भी कनॉट प्लेस के बीचों बीच बसते हैं। उसी कल्चर को मेंटेन किया हुआ उन लोगों ने। देखिए, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और वहीं पैदा हुई, मतलब तकरीबन वहीं पैदा हुई, और मुझे आज तक ये बातें पता नहीं थी। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए, तो बचपन इस गांव में आपका कैसे गुजरा? आपने कहा कि आप फार्मर हैं, आपके फादर, लेकिन तो भी मतलब पैसा नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं था। फिर उन किसानों ने क्या किया, शहर के बीचों बीच रहते हुए दूसरे व्यवसायों को अपनाया। जैसे मेरे फादर ने बाद में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी किया। जब खेती चली गई, ज़मीन चली गई, तो क्या काम करें, तो मेरे फादर ने फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया और उसमें काफ़ी सक्सेस रहे। मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे उनकी एक बात बहुत याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि गरीबी से बाहर आने का रास्ता अगर ज़िंदगी में कुछ है तो वो शिक्षा है। इसलिए मेरे परिवार में आप गौर करेंगे जब मैं आपसे बताऊंगा। कितने भाई बहन हैं आपके परिवार में? हम लोग 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। ओके। उस ज़माने में सबके 6, 7, 8 बच्चे होते थे। एक्चुअली क्या होता था, एक बड़े परिवार का कॉन्सेप्ट था जी। तो अलग अलग सबको डिवीजन ऑफ लेबर करके सबको ड्यूटीज़ दी जाती थी, आप ये काम करें, आप ये काम करें। तो आजकल तो एक बच्चे के पीछे एक सर्वेंट चाहिए, एक मेड चाहिए, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ज़माना बदल गया, कुछ मजबूरियाँ हो गई हैं, रहने की जगह की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ों को मिला के थोड़ा कॉन्सेप्ट लाइफ का चेंज हो गया जी। लेकिन उस ज़माने में क्या था, जैसा आपने कहा कि बच्चे बहुत होते थे और सबको पढ़ाना लिखाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मेरे फादर हमेशा कहते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो इतने सारे बच्चों को वो कैसे सपोर्ट कर पाते थे पढ़ाई के मामले में, और क्या आपको अच्छे स्कूलों में डाल पाए वो? जी डेफिनेटली, मेरे फादर हमेशा यही कोशिश में रहे कि जैसे मैंने स्कूलिंग की रामजस स्कूल से, दिल्ली का जो रामजस स्कूल नंबर 2 है आनंद पर्वत पे, मैंने क्या, मेरे चारों भाइयों ने वहीं से स्कूलिंग किया जी। उसके बाद में जो सबसे बड़े ब्रदर हैं वो रुड़की यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की,
और जो सेकंड ब्रदर है उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाला फादर का। थर्ड जो थे उन्होंने वकालत की। मैं चौथा था, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, तो आप एम्स में गए। मैं एम्स में एमबीबीएस तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वहाँ से पैरामेडिकल किया, रेडियोग्राफी में। अच्छा, लड़कियों और लड़कों में फ़र्क रखा गया, मतलब जो आपकी बहनें थीं उनको भी इसी तरह से पढ़ाया गया, या ये सोचा गया कि इनकी तो शादी हो जाएगी और मतलब इनके लिए करियर इम्पोर्टेंट नहीं? सिस्टर्स को उतना नहीं पढ़ाया गया, एक स्कूलिंग कराई गई और उनकी शादियां कर दी गई। तो ये मजबूरी शायद उस वक्त उस कल्चर में थी कि लोग जो है लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे। इसका आप पे कोई प्रभाव पड़ा, इस बात का कोई असर हुआ? अभी आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जो चल रही है इस वक्त, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उसमें लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करती हैं। वो पर्दा सिस्टम भी ख़त्म हो गया है जो हमारे उस वक्त समय में होता था कि सिस्टर्स को पर्दा रखना बहुत ज़रूरी था। तो अभी तो कल्चर बदल गया है, धीरे धीरे बदल गया। और गजेंद्र जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं गजेंद्र चौहान से। हाँ, तो गजेंद्र जी, हम बात कर रहे थे लड़कियों के जो आज चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ आपके आगे की ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहूँगी। तो आपने एम्स ज्वाइन किया, रेडियोलॉजी में आपने शायद डिप्लोमा किया, रेडियोग्राफी में। तो मुझे ये बताइए कि रेडियोग्राफी में डिप्लोमा करने के बाद आपने सडनली एक्टिंग में एंटर करने का क्यों सोचा? किरण जी, ऐसा था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक ही जीवन में 3 प्रोफेशन अपनाने को मिले। पहले मेडिकल, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और अब पॉलिटिक्स। तो ये बहुत रेयर होता है। और जब मैं मेडिसिन में था, पैरामेडिकल कर रहा था, तो मुझे लगता था कि कुछ आगे करना चाहिए। उन दिनों एक नई चीज़ आई थी, सीटी स्कैन। मैं चुनिंदा पहले हिंदुस्तानी लोगों में से हूँ जिसने सीटी स्कैन में स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद मैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। मैंने आईएएस की तैयारी की, लेकिन उसी दौरान आईएएस में सक्सेस ना होने के कारण मुझे लगा कि मैं काफ़ी अपसेट हो गया था। आईएएस में क्यों जाना चाहा? जब आपने रेडियोग्राफी की तो फिर उसके बाद तो मेडिकल में आपको नहीं, रेडियोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जो एक मुकाम के बाद ब्लॉक कैरियर है एक्चुअली। आपको सारी ज़िंदगी रेडियोग्राफर बन के रहना है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं कोशिश करूँ कुछ आगे बढ़ूँ, किसी और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तो मैंने आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो हमेशा मुझे इस बात के लिए उत्साहित करते थे कि कुछ आगे बढ़ो, तुम में है वो, कोशिश करोगे तो कामयाब ज़रूर होगे। तो उसमें भी नहीं हुआ। उन दिनों मैं दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रहा था। तो अचानक मेरी मुलाकात दिल्ली के अंदर चैम्सफोर्ड क्लब में प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से हुई। और हुआ यूँ कि मैं एम्स के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी, अपने गांव में भी स्टेज ज़रूर किया करता था। एंकरशिप करता था, छोटी छोटी स्किट्स करता था। जैसे मुझे याद है 7वीं क्लास में मैंने रामजय स्कूल में श्रवण कुमार का रोल किया था। तो दूसरे एम्स में भी मैंने काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स किए हैं। तो उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप मुंबई आइए और एक्टिंग। उन्होंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा था कि? नहीं, उन्होंने परफॉर्म करा के देखा था मुझे। चैम्सफोर्ड क्लब में एक छोटी सी स्क्रिप्ट दी थी और उसमें परफॉर्म करा के देखा था और उन्होंने मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और तुम एक्टर बन सकते हो। तो उन्होंने मुझे, जब वो मुंबई वापस आए तो मुझे लेटर भेजा और ऑफ़र किया कि तुम। हुआ यूँ कि मेरे फादर को ये नहीं पता था कि एक्टिंग कैरियर होता क्या है। अच्छा। उनको लगा कि ये एक और कोई पढ़ाई करने मुंबई जा रहे हैं और 1 साल के बाद लौट आएंगे। ओके। तो मैं डिप्लोमा इन एक्टिंग करने यहाँ मुंबई आ गया, उनके रोशन तनेजा साहब के एक्टर स्टूडियो से। 1 साल के बाद जब ये फील्ड देखा तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। और मुझे लगा कि इसमें तो बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जब मैं वापस नहीं गया तो फादर को समझ में आया कि ये तो लड़का, मुझे लगता है मुंबई गया हमेशा के लिए चला गया है, क्योंकि ये कैरियर कोई 1 साल 2 साल 4 साल का नहीं है। और फिर मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। वैसे तो आपका स्ट्रगल पीरियड थोड़ा लॉन्ग रहा, लंबा रहा? 6 साल के करीब रहा। हाँ,
तो वो स्ट्रगल पीरियड के बारे में बताइए कि आप मतलब फैमिली से हेल्प लेते थे, आपके फादर आपको पैसा भेजते थे, या अपने आप को अपने बॉम्बे एक बहुत बहुत महंगी सिटी है जी। और यहाँ पे रहना एक पीजी के लिए भी मतलब इतनी बड़े पैसे देने पड़ते हैं, और फिर खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन जाना आना, तो कैसे मैनेज किया आपने 6 साल? बहुत टफ पीरियड गुजारा है 6 साल का मैंने, लेकिन मेरे पास जो डिप्लोमा था रेडियोग्राफी का उसने मुझे बड़ी हेल्प की। मैंने मुंबई के अंधेरी में केरकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। अच्छा। मैं फुल टाइम जॉब इसलिए नहीं करना चाहता था कि फुल टाइम करूँगा तो मेरा जो पर्पज़ है मुंबई आने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने शाम को 7 से 10 का जो है जॉब शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने मुझे 400 रुपये महीना देना शुरू किया, उसके बाद थोड़ा बढ़ा के उन्होंने 800 तक कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प भी की। उनको लगा कि ये लड़का आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, कोशिश से कामयाबी कैसे जाना है इस लड़के के अंदर दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की और मैंने फ़ोटो सेशन किया, फोटोग्राफ्स दिखाए, लोगों को दिखाना शुरू, और धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और मेरी जो पहली कंपनी थी, सबसे खूबसूरत बात ये वो थी BR फिल्म्स, जहाँ मुझे पहली बार का काम मिला। अच्छा। और पहली बार मैंने एक फिल्म थी आज की आवाज़, उसमें एक छोटा सा रोल किया था जिसके लिए मुझे 201 रुपया मिला था। अच्छा। लेकिन उस वक्त 201 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। उसके बाद वहीं से ऐड मिली, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन काम इतना नहीं मिल रहा था कि मैं अपने आप को चला सस्टेन सकूं। कर पाऊं। हाँ। इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं रहते कहाँ थे आप उस मैं एक हॉस्टल में रहता था अंधेरी में। ये मेरा सौभाग्य था कि उन्हीं दिनों वो नया हॉस्टल खुला था और एक रूम में 3 लड़के रहते थे, और उस रूम का किराया आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाँ। 400 रुपया 6 महीने का। वाह, ये कैसे? वो हॉस्टल की कुछ ऐसी कंडीशंस थी। शिवाजी हॉस्टल, शिवाजी स्मारक है दादर के अंदर, उन्होंने वो हॉस्टल शुरू किया था और कंसेशन रेट पे शुरू किया था। तो 400 रुपया 6 महीने का मैं किराया देता था, जिसने मुझे करीब करीब 4.5 साल बहुत सपोर्ट किया। वो एक रहने का साधन मुझे बड़ा आसानी से और सस्ता मिल गया। तो आप क्या करते थे दिन में? आप जाके स्ट्रगल कैसे करते थे? मतलब आप लोगों से मिलते थे, और आपने जैसे आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी हो गया और हर कोई एक कोर्स कर लेता है, मतलब एक्टिंग में हो या, और मैंने तो ये देखा है कि जो एक्टर भी बनना चाहते हैं वो सारे एरियाज़ में, और वो जुड़ जाते हैं फिल्म लाइन में, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, कुछ भी, मतलब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी नॉलेज गेन करते हैं। नहीं, मुझे ऑफ़र आए, डबिंग के बहुत ऑफ़र आए, आवाज़ की वजह से ऑफ़र बहुत आए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी सोच ये थी कि मुझे अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। अगर मैं एक्टिंग से डाइवर्ट हो गया, एक डबिंग आर्टिस्ट कहलाऊँगा, या मुझे कोई और तमगा नहीं लेना है, मुझे सिर्फ एक्टर बने रहना है। तो एक्टर बने रहने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसी फील्ड में रहना पड़ेगा। जब इसी फील्ड में रहा तो समय आते आते मुझे काम भी मिला, और बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्हीं दिनों BR चोपड़ा साहब ने महाभारत की ऐड शुरू की थी, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट हुआ, मुझे सबसे पहले कृष्ण के रोल के लिए चुना गया था। महाभारत के लिए ऑडिशन शुरू की थी? ऑडिशन शुरू किए थे 1984 में। फर्स्ट ऑडिशन 1984 में हुआ था। ओके। और 1986 में शूटिंग शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, सेठ स्टूडियो में 7 जुलाई 86 को राज बब्बर साहब से शुरुआत हुई थी महाभारत की। तो उस वक्त मैं कृष्ण के रोल के लिए चुना गया था जी। लेकिन फिर आप भी जानती हैं प्रोजेक्ट डिले हो गया। और कुछ कैरेक्टर्स को आगे पीछे शिफ्ट किया गया, जिसमें हम लोग भी आ गए। और आप मानेंगे नहीं, मुझे कुंती के रोल के लिए शायद बुलाया गया था। जी। और उस वक्त मैं बुनियाद कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इतनी डेट्स नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उनको फुल डेट्स चाहिए थी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपका रोल चेंज हो गया, तो मुझे भी कुछ 1 महीने 1.5 महीने के बाद फ़ोन आ गया कि आपके लिए एक ऐसा रोल ढूंढा है कि जो कोई भी भूल नहीं पाएगा और शॉर्ट एंड स्वीट है जी। तो इस वक्त तब मुझे गंगा का रोल दिया गया था। गंगा का रोल वाकई आपने बहुत खूबसूरती से निभाया था। मुझे याद है हम लोग की एंट्री तो करीब 24वें एपिसोड से हुई थी, तब तक तो आप लोगों ने होल्ड किया था। और महाभारत तो एक यादगार है हम सब के लिए और दुनिया के लिए भी। और बड़ी खूबसूरत बात है, आज करीब करीब 29 ईयर्स हो गए हैं, आज भी लोग वही मान सम्मान और वही उसी प्यार से हम लोगों को देखते हैं। और बात ऐसी है कि महाभारत और महाभारत के कुछ वर्जन्स बाद में बने हैं जी। लेकिन कोई भी उन वर्जन्स को नहीं सोचता है। जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो हम उसी ओरिजिनल पहली महाभारत के बारे में सोचते हैं। शायद उस परमपिता की तरफ से कोई आदेश हुआ था कि उसमें राइटिंग अच्छी हुई, कॉस्ट्यूम अच्छे हुए, सेट्स अच्छे हुए, डायलॉग्स अच्छे हुए, एक्टर्स अच्छे हुए, सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था वो इतना खूबसूरत पिरोया गया
कि आज तक याद है लोगों को। नहीं, मैं ऑल्सो ये कहूँगी कि उस वक्त क्या था कि थोड़े चैनल्स भी कम थे, लोगों की व्यूअरशिप जो थी वो मतलब उनके पास एक ऐसा बटन नहीं था कि 100 चैनल है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो वो जो देखते थे उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व थे और डे आफ्टर डे वो देखते थे, तो उनको एक उनकी याददाश्त में ये बात बैठी हुई है। नहीं, मैं ये पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ इस बात से। अच्छा, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उस वक्त दूसरे सीरियल भी बनते थे, हाँ। उनको इतना प्यार नहीं मिला जो महाभारत को मिला, क्योंकि महाभारत परफेक्शन के साथ सीरियल बना था, हाँ। और बहुत अच्छा बना था, और सभी लोगों ने, टेक्नीशियंस ने, आर्टिस्टों ने, सबने बहुत मेहनत की थी, और सही उसका बात। परिणाम सबके सामने। जी। तो ये बताइए कि महाभारत के बाद फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई? देखिए, महाभारत के बाद क्या हुआ कि महाभारत से कुछ समय पहले, बल्कि कुछ समय क्या, कई साल पहले मेरी मुलाकात मेरी धर्मपत्नी से हो गई। मेरी धर्मपत्नी जो, ओहो, मैं आपसे पूछने वाली थी, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि मैंने जब शादी का फैसला किया तो उसके 17 दिन के बाद मेरे को महाभारत का रोल फाइनल हुआ था। ओह, इसलिए मैं उनको बहुत लकी मानता हूँ। ओके। जब महाभारत का सिलेक्शन चल रहा था और हाफवे रुका हुआ था, तो उन्हीं दिनों ऐसा कुछ संजोग हुआ कि हम लोगों ने शादी तो भी ये कर ली। कने कहानी बताइए ना कि आप उन्हें मिले, आपकी लव मैरिज है, इंटर कास्ट मैरिज है, मतलब जी, 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 जी। इंटर कास्ट, इंटर-रिलीजन। इंटर रिलीजन मैरिज जी, है, जी, जी। इंटर कास्ट भी नहीं। मेरी तो ये बताइए। धर्मपत्नी जो है वो मुस्लिम समाज से हैं, जी। और एक जानी मानी कोरियोग्राफर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हबीबा रहमान। मैं उनके साथ आई थिंक बुनियाद के दौरान ही मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। जी जी हाँ, जी जी हाँ। जी। तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी एक हवाई सफ़र में, जी। दिल्ली मुंबई का सफ़र था, और उसमें उनकी एक असिस्टेंट थी उनके साथ, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सीट एक्सचेंज कर लें। तो वो विंडो सीट थी, मैंने बड़ी एडमेंसी से मना कर दिया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और वो सारे रास्ते में जो है वो उनका जो एटीट्यूड था वो ठीक नहीं था। ठीक नहीं मतलब उनको गुस्सा आया इस बात से कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। नहीं माने। तो लेकिन संजोग की बात है कि उसके बाद बार बार हम लोग मिलते रहे, कुछ ऐसे हादसे होते गए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती चली गई कि हम लोग एक दूसरे को हर मोड़ पे मिलते चले गए। उन्होंने आपके लिए शायद किसी फिल्म में एक गाना भी कोरियोग्राफ किया ना, उसी वक्त कहीं। बहुत सारी फिल्मों हाँ, में किया, हाँ, बहुत सारी हाँ, फिल्मों में किया, हाँ। बल्कि दूरदर्शन पे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए बात, मुझे तो एक फिल्म में उन्होंने लिप किसिंग करवाई थी हीरोइन से, वो कोरियोग्राफर थी। अच्छा। क्योंकि जब हम सेट पे होते हैं तो दो प्रोफेशनल्स होते हैं, दो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक तरीका है काम करने का, अच्छा काम करने का, जी, जी। और बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने मुझे। जी। तो आपकी शादी के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं गजेंद्र चौहान से। तो गजेंद्र जी, हम बात कर रहे थे शादी की, तो बताइए फिर आपने शादी कैसे की? मैंने जैसे आपसे बताया कि मेरी मुलाकात जो है फिल्म इंडस्ट्री की कोरियोग्राफर हैं हबीबा रहमान, उनसे एक हवाई सफ़र में हुई थी, और शुरू की मुलाकात में थोड़ी अनबन हुई, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते चले गए कि हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग सिचुएशन में मिलते चले गए, और एक मोमेंट ऐसा आया लाइफ में जहाँ मुझे लगा कि शी इज़ द राइट गर्ल फॉर मी। मुझे लगा कि ये मुझे हैंडल कर सकती है, और बीच में अड़चन ये थी लोगों की, मेरी नहीं, कि अलग धर्म से है, अलग कलर से है, अलग एम्बियंस से आई हुई लड़की है, पता नहीं एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ दो लोग जीवन एक साथ जीना चाहते हैं उनके बीच में धर्म नहीं आना चाहिए, और मैंने इसको बड़ा अच्छा खूबसूरत मोड़ इस तरह दिया कि तुम अपना धर्म अपने स्थान पे मानो, मैं अपना धर्म अपने स्थान पे मानता हूँ। लोग अक्सर मैंने देखा है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लड़का या लड़की को, लड़का लड़की को, या लड़की लड़के को। मैंने ये कंडीशन रखी कि कोई भी अपना धर्म नहीं बदलेगा, तुम अपने धर्म के साथ जियो, मैं अपने धर्म के साथ जीता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों साथ इस तरह से चल सकते हैं तो इससे खूबसूरत रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन धर्म के साथ साथ ऐसी कई चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में तो नॉनवेज के बगैर चलता ही नहीं, और मुझे मालूम है कि आप तो वेजिटेरियन हैं। अब एक ही घर में एक इंसान, या वो सैक्रिफाइस करें या आप करें, या एडजस्टमेंट भी हो तो उसी घर में, मतलब एक अलग बर्तन में, तो वो सब आपने एडजस्टमेंट नहीं, इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है।
मैं अपनी वाइफ की बहुत तारीफ़ करूँगा। मेरे लिए रोज़ाना वेजिटेरियन खाना बनता है और मुझे वेजिटेरियन खाना परोसती हैं। वो नॉनवेज खाए, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिकॉज खाना जो है एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। मैं नॉनवेज नहीं खाता, वो नॉनवेज खाती है, ना मुझे उनसे ऑब्जेक्शन है ना उनको मेरे से कोई ऑब्जेक्शन है। अच्छा, आपका एक जो बेटा है, एक ही बेटा है, जी जी, वो नॉनवेज खाता है या वेज खाता है? हाँ डेफिनेटली नॉनवेज खाता है वो डॉक्टर बन गया है अभी, हाँ। डॉक्टर शमशेर चौहान। और मैंने अभी भी उसकी शादी भी की है। हाँ। और हमारी जो बहू है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर अंकिता चौहान। और बड़ा खूबसूरत पहलू है, नॉन वेजिटेरियन खाता है। और हाँ, एक और नई बात, जो हमारी बहू आई है वो वेजिटेरियन है। चलिए, तो अब 2 जनों के लिए तो वेजिटेरियन 2 और 2 वेजिटेरियन, जनों 2 नॉन वेजिटेरियन एक ही फैमिली में, Fantastic. तो एक वैरायटी के साथ फैमिली है मेरी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक ही बेटा है, जी। तो ये कॉन्शियस डिसीजन थी या ऐसे ही हुआ कि एक ही बच्चा हुआ? नहीं, मैं इसको कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं मानता हूँ। ये मैं कहता हूँ ऊपर वाले की देन है। और बच्चा एक हो या 2 हो, जिसको आप हैंडल कर सकें, जिसके कैरियर को आप देखभाल कर सकें, जिसको अच्छी तरह से पाल पोस सकें, मुझे लगता है उतना ही काफ़ी है। और आजकल जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए तो हम लोग एक्टर लोग, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि एक बच्चा है तो उसी को अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया जाए। और आज अच्छे से पढ़ लिख के वो उसने जहाँ MBBS किया, MD किया, अभी DM कर रहा फिल्मों है। में बिल्कुल शौक नहीं है नहीं, उस कलाकार तो है वो अंदर से। वो एक तो मिमिक्री बहुत अच्छी करता है सबकी। अच्छा। धर्म जी की तो बहुत ही खूबसूरत करता है। अच्छा। शाहरुख खान की बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। लेकिन गाने बहुत अच्छे गाता है, उसका गला बहुत अच्छा है। इसलिए मैं देखता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में वो अक्सर कल्चरल एक्टिविटीज़ में। पर ये अजीब है ना कि आपने भी मेडिकल एरिया में ही कोर्स शायद वही किया जीन्स फॉरवर्ड हो गए हैं। हाँ, और उसमें भी वही मिश्रण है कि वो आर्टिस्टिक भी है और उसने साथ साथ मेडिकल भी जी, किया। जी, जी, जी। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारी जो लाइन है वो कि बहुत ही डिमांडिंग लाइन है वर्क वाइज, और हमारे यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। जी। मतलब 9 to 6 वाला जॉब तो है नहीं। अगर आप आउटडोर चले गए तो आप 10 दिन घर से गायब हैं। और नॉर्मल बॉम्बे में भी आप सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं। तो ऐसे माहौल में जहां हस्बैंड वाइफ दोनों इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। आपने कैसे मैनेज किया वो? देखिए, पहले तो मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट दूंगा इस बात का कि उसने मेरे साथ आप बहुत अपनी वाइफ को बड़ी जल्दी क्रेडिट देते हैं, मैंने देखा। नहीं, वो डिजर्व करती है एक्चुअली, मैं बताऊं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ, डरता हाँ, तो हर नहीं, हस्बैंड नहीं, है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है उल्टा। बल्कि हर व्यक्ति मानता है नारी सम्मान, वुमेन एम्पावरमेंट ये होनी चाहिए। और आई एम प्राउड टू बी, मुझे लगता है आई एम प्राउड टू बी हर हस्बैंड। तो वो काम बहुत करती हैं। अब ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आप जानते हैं अच्छी तरह से उनको कि कितना काम वो करती हैं, कितनी मेहनत का काम है कोरियोग्राफी। उसके बाद वो घर आके खाना बनाती है, कपड़े धोने का काम करती है, साफ़ सफाई का काम भी करती है, बाकी मेड्स को हैंडल करना, ये सारा काम वो खुद करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक औरत इतनी कैपेसिटी के साथ काम करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हेमा मालिनी जी के साथ काम किया है, काफ़ी वर्षों तक काम किया उनके साथ स्टेज पे। मैंने उनको देखा है काम करते हुए। वो घर बार संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उसके अलावा पार्लियामेंट अटेंड करती हैं, उसके अलावा शोज़ करती हैं। तो एक औरत इतने सारे काम करती है। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कितना काम करती हैं। तो ये आज की नारी जो है वो इस लायक है कि वो बहुत सारी सिचुएशन और बहुत सारे काम को एक साथ हैंडल कर सकती है। इसलिए मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी वाइफ को कि उसने मेरे पूरे सफ़र में हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मैं आउटडोर गया, पूरे घर को संभाला, बच्चे को संभाला। और जब वो आउटडोर जाती है तो जब फिर वो क्या आउटडोर होता है? जाती है तो मैं वो ड्यूटी करता हूँ। हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि हम दोनों आउटडोर थे। हाँ। ऐसा हुआ। हाँ। फिर हमने पड़ोसियों का साथ लिया, कुछ रिश्तेदारों का साथ लिया, कुछ एक हमारा एक बहुत फेथफुल ड्राइवर है अब्दुल, उसने 35 साल हो गए हमारे साथ, उसने हमारा बहुत साथ दिया। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट कर देता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि वो अलग लोकेशन पे हैं, मैं अलग लोकेशन पे हूँ, बच्चा मुंबई में है, लेकिन वो रूटीन बना रहा और काम चलता रहा। तो चलिए, अब ये बताइए कि आपने कुछ 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और उसमें सब भाषाएं भी हैं। मतलब आपने बंगाली फिल्म भी की है, साउथ की फिल्म भी की है। तो उन सब फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म और फेवरेट रोल कौन सा रहा? कोई भी भाषा में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने महाभारत के बाद बहुत सारी राजस्थानी फिल्में की हैं। उनमें से एक राजस्थानी फिल्म जो है मुझे हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी,
उसका असर मेरे दिल और दिमाग पे है। उसका टाइटल था बेटी हुई पराई रे। उपासना सिंह मेरे अपोजिट थी उसमें, लेकिन उसमें जो सबसे बड़े कलाकार थे वो थे प्राण साहब। वो प्राण साहब मेरे फादर का रोल कर रहे थे उसमें। अच्छा। मेरा और उनका जो टसल था कहानी के अंदर वो कमाल था। और मैंने उस फिल्म के दौरान प्राण साहब से बहुत कुछ सीखा। एक तो उनका डिसिप्लिन, एक मेकअप के प्रति उनका एटीट्यूड, उसके अलावा सेट पे आना, और एक कलाकार के तौर पे 9 to 6 की अगर शिफ्ट है तो पूरी तैयारी के साथ बैठे होते थे। कोई डायलॉग का उनको रिहर्सल करना, ये करना। वो मैं आपको एक सीन बताता हूँ जहाँ क्लाइमेक्स का सीन चल रहा था उस फिल्म का, और हम लोग जोधपुर के पास एक हवेली में शूटिंग कर रहे थे। तो सीन ऐसा था कि लास्ट में मेरा उनका टकराव होता है, बाप और बेटे का। जैसे मदर इंडिया में था उसका रिवर्स इधर किया था। तो बाप और बेटे का टकराव है और बेटा जो है बाप को चैलेंज कर रहा है। तो इसमें एक ओवर द शोल्डर शॉट लगाया हुआ था डायरेक्टर ने। तो उन्होंने प्राण साहब से कहा कि आप जो है थोड़ा सा गजेंद्र की कान की तरफ देखिए, जैसा चीटिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चीट कर लीजिए। मैंने पहली बार ये सुना, अक्सर ये कॉमनली यूज़ करते हैं वर्ड। तो प्राण साहब ने टर्न होकर डायरेक्टर को पूछा, क्या कहा आपने? बोले सर मैंने आपसे कहा थोड़ा सा चीटिंग कर लीजिए। तो प्राण साहब ने क्या जवाब दिया पता है? बोले 60 साल तक मैंने चीटिंग नहीं की, तो मुझे चीटिंग सिखा रहे हो? मैं अगर इस कलाकार की आंखों में नहीं देखूंगा तो खाक एक्टिंग करूंगा। तो ये जो चीटिंग का आजकल जो फैशन चल पड़ा है, प्राण साहब ने इतना खूबसूरती से उसका जवाब दिया था। ये है असली कलाकार जिन्होंने सारी जिंदगी जो है कला को कला की तरह जिया है। तो मुझे बड़ा मजा आया उस फिल्म को काम करने और बहुत कुछ सीखने को मिला प्राण साहब से। और फेवरेट रोल? फेवरेट रोल तो मैं उसी को मानूंगा, उसी बेटी हुई पराई के, क्योंकि उसमें डबल शेड थी। वो कहानी का हीरो भी है और कहानी का विलन भी है। और पूरे परिवार से टकराव है, बाप बेटे का टकराव है, लेकिन फाइनली अपने पिता के सामने हार जाता है। तो वो रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा आपने जैसे पहले कहा था कि आपने फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, तो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? नहीं किरण जी, ऐसा है कि मेरे को ना समाज सेवा की बहुत आदत है। जैसे हमारी जो संस्था है यहाँ पे सेंटा, सिनेट टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उससे करीब करीब मैं 22 साल जुड़ा रहा। और मैंने अलग अलग प्रेसिडेंट से साथ काम किया है। दत्त साहब थे, मिठुन चक्रवर्ती साहब थे, अमजद खान साहब थे, आशा पारेख जी थी, दारा सिंह जी थे, जॉनी लीवर साहब थे। इन सब के साथ मैंने काम किया है। और मैं ओमपुरी साहब जो अभी गुजर गए हैं, उनसे पहले मैं ही प्रेसिडेंट था सिंटा का। तो 22 साल मैंने इस संस्था में काम किया है। मुझे लगता है कि जो राजनीति है उसका एक मंच होता है, उस मंच से आप को जो समाज ने दिया उसको वापस लौटा सकते हैं। तो मेरा ये एटीट्यूड था हमेशा पब्लिक के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करने का। मुझे ये माननीय अटल जी की नज़रों में शायद ये बात कहीं थी। तो मुझे जो राजनीति में ले जाने व्यक्ति हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने मुझे जो है बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। और मैं पॉलिटिक्स में उनके माध्यम से गया था और अभी तक मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं, एक्टिंग को और पॉलिटिक्स? और आपको लगता है कि एक सेलिब्रिटी, फिल्म सेलिब्रिटी होने की वजह से आपको पॉलिटिक्स में कुछ फ़ायदा मिलता है क्योंकि लोग आपके चेहरे को पहचानते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स का क्या होता है कि पॉलिटिक्स में आप फायदे के लिए नहीं जा सकते। राजनीति का मतलब है नीति से राज करना, उस नीति से जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो मैंने हमेशा राजनीति को कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चुना है कि जिससे मैं पैसा कमा सकूं। मैंने हमेशा सेवा भाव से राजनीति को चुना है। नहीं, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है, जैसे आज हेमा जी जाती हैं, जब वो कैंपेनिंग के लिए जाती हैं, तो आप मानेंगे नहीं कि उन्हें कहना पड़ता है कि मैं बसंती हूँ। वो ये नहीं कह पाती कि मैं हेमा मालिनी, वो कहती है मैं बसंती हूँ, एंड एवरीबडी कलेक्ट्स अराउंड, और फिर वो बात करती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना। तो क्या एक रिकग्निशन जो है, अगर आप एक इंसान को पहचानते हैं तो आप उसकी बात को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, उसकी बात में आपको एक ठोक लगता है। देखिए ऐसा है कि जब आप 100 करोड़ लोगों को टीवी के या फिल्मों के माध्यम से कन्विंस कर सकते हैं, तो लाइव प्रोग्राम में जब 50,000 या लाख भीड़ है तो उसको डेफिनेटली आप कन्विंस कर पाते हैं अपनी बातों से। हाँ। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि उस कलाकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसमें कोई मिसगाइडेंस ना हो, बात को सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखी जाए ताकि वो लोगों के दिलों तक पहुंचे। और आप जो चाहते हैं कि ये लोग आपसे जुड़े तो उसके माध्यम से वो लोग आपसे भी जुड़ सके, ये मेरा मानना है। हाँ। उसमें कोई गलत मिसयूज ना हो।
और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैंने युधिष्ठिर का रोल किया है, इसमें कोई झूठ भी और नहीं लोग है। आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं उस Exactly, वजह से, exactly, तो जी। उसमें कोई बुराई नहीं है। Correct. तो पॉलिटिक्स की बात हमने कर ली, आगे आपके दूसरे पहलू जो उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं गजेंद्र चौहान से। तो गजेंद्र जी, हम बातें कर रहे थे फिल्मों की, आपकी जो फिल्म आई और आपने इतने सारे रोल्स किए, तो मुझे ये बताइए कि महाभारत की वजह से मुझे मालूम है कि आपने पूरे देश में अलग अलग जगहों पे शोज़ किए हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो जब आप शो पे जाते हैं, इनवाइट होते हैं, तो आप वहाँ पर स्टेज पर क्या करते हैं? ऐसा है कि महाभारत ने जो मान सम्मान दिया वो काबिल तारीफ़ है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और स्टेज शोज़ पे हमको बुलाया जाता था, आज भी बुलाया जाता है कभी कभी। तो उस दौरान पब्लिक ये एक्सपेक्ट करती है कि हम महाभारत का कोई संवाद सुनाएं या महाभारत का कोई दृश्य बताएं उनको, तो उन शोज़ में यही होता था। और आज भी कभी कभी मैं शोज़ में जब जाता हूँ तो डिमांड करते हैं पब्लिक की कोई संवाद सुनाइए। तो मेरा एक अक्सर बहुत फेवरेट संवाद है महाभारत से, आप कहें तो मैं सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। ये वो उस समय का है जब पांचाली को वनवास जाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा था, श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसे कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली। चलो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका आप पर ऐसा असर पड़ा हो कि आप आज तक उस बात को भूल नहीं पाए हो? मैं बहुत छोटा था और वो हादसा जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और दिल पे बहुत असर भी किया है। जहाँ गांव में हम लोग रहते थे वहाँ मेरी मदर जो है वो बहुत खूबसूरत थी। उनके नाक नक्श बहुत अच्छे थे। उनकी आँखों के बारे में लोग अक्सर बातें किया करते थे कि उनकी आँखें बहुत खूबसूरत थी। तो गांव के अंदर कुछ जेलसी भी होती है लोगों में। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे ही अपने कोई थे जिन्होंने मेरी मदर की खूबसूरती से, उनकी आँखों की खूबसूरती से जल के लोकल किसी डॉक्टर को कुछ पैसा दे के, रिश्वत दे के, कुछ बहका के, ना जाने क्या हुआ होगा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मेरी मदर जब ट्रीटमेंट के लिए उनके पास जाती थी डॉक्टर को, तो उन्होंने उसको कहा था कि इनकी आंखें दोनों ख़राब करनी है। और जब वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी तो उन्होंने एसिड जो है मेरी मदर की आंख में डाला था। ड्रॉप्स ड्रॉप्स, हाँ। और मेरी मदर की आंख जब एसिड की वजह से जलने लगी तो डॉक्टर दूसरी आंख में भी डालना चाहता था। हाँ। तो मेरी मदर ने वो हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरी डॉक्टर साहब ये बहुत आंख जल रही है और अभी दूसरी आंख में मत डालिए। और वो घर चली आई थी और कुछ ही मिनटों में उनकी आंख जल के जो है वो राख हो गई थी और उसमें से बहुत पस निकला। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, मैं गांव से उनका हाथ पकड़ के टांगे में बैठा के करोलबाग एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाया करता था। उनका वहाँ 2-2.5 मिनट ट्रीटमेंट चला, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो आँख हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो वो जो मदर को मैं जब भी देखता था, मदर अभी कुछ वर्षों पहले ही गुजरी हैं, तो मेरे दिल में वो बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं बहुत छोटा था तब से। तो जिंदगी भर मतलब उनकी दूसरी आंख नहीं थी? नहीं, फिर तो फादर ने बहुत कोशिश करके दूसरी एक पत्थर की आंख उनकी लगवाई थी ताकि उसको आंख को थोड़ा शेप मिला रहे, लेकिन सारी जिंदगी वो एक आंख से देखती रही। तो वो आंख के बगैर तो दुनिया कुछ है ही नहीं ना। और आप उस वक्त शायद आपने कुछ किया भी नहीं होगा, जिस डॉक्टर ने ये किया उसको कोई नहीं, वो बाद में पता चला कि वो वेटरनरी डॉक्टर था और इंसानों का इलाज करता था ज़बरदस्ती। वो दौर ऐसा था कि गांव में कोई इतनी जानकारी नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं होती लोगों के बीच में, तो लोग अनजान बन के उसी से ट्रीटमेंट कराते थे। हाँ। और सबसे खूबसूरत बात मैं इस हादसे की ये बताऊं कि उस डॉक्टर ने मरते वक्त ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसने ये किया था। हाँ।
लेकिन अब तो तो कहानी उसका- बहुत पीछे चली गई। हाँ, और जिसको हार्म जो होना था वो तो वो हो चुका, अब और- उससे क्या फायदा। जी जी जी। तो ये बहुत दर्दनाक बात मेरे जीवन में रही। जी। आपने औरतों के बारे में बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत मॉडर्न बातें कही हैं, मतलब आपने एक्सेप्ट किया है एक औरत की जिम्मेवारी, एक इक्वालिटी, और आपने अपनी वाइफ के साथ हमेशा उनको इनकरेज किया, एडजस्ट किया, आपने बेबी सिटिंग की जब वो काम पे गई। तो ये थॉट, जो इस तरह के जो विचार हैं, वो कहाँ से, आप किसी से प्रभावित हुए क्या? क्योंकि आप एक बेसिकली मिडिल क्लास और बहुत नॉर्मल फैमिली से आए हैं, जहाँ आई डोंट थिंक आपके फादर ऐसा सोचते होंगे। नहीं, मेरे फादर सोचते थे ऐसा। हाँ मेरे फादर के विचार बहुत ऊंचे थे। हाँ मैं तो बोलता हूँ कि एक आइडियल फादर नहीं, बल्कि एक आइडियल मैन जो होता है ना लाइफ में, मैं अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छा सोचते थे इन बातों में। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उन्होंने, मुझे नहीं लगता तीसरी चौथी क्लास से ज़्यादा कुछ पढ़ा होगा ज़िंदगी में, लेकिन शिक्षा को लेकर या नारी को लेकर जब भी वो बात करते थे तो बहुत बड़े लेवल की बातें करते थे। तो शायद ये बातें वहीं से घूम के कहीं आई। और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो अभी बहू आई है, मेरे बेटे की जहाँ शादी हुई है, मैंने उनके घर वालों को बोला है कि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं ये सारी ज़िंदगी मेरे घर में बेटी बन के रहेगी। तो नारी, मैं तो ये बताऊं कि नारी वो रूप है, जो वो पेड़ है जहाँ एक जगह फलता है और उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं और वो दूसरी जगह लगने के बाद भी फल देता है। तो ये नारी का रूप मुझे नहीं लगता आदमी कभी ले पाएगा। 2015 में आप FTII के चेयरमैन बने। जी। तो मैंने सुना है कि आप काफ़ी चेंजेस लाए हैं, तो जी। क्या बदलाव लाए हैं आप FTII में? देखिए, एक तो किरण जी, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, सारी नेगेटिविटी साइड में रख देता हूं। और मैंने जब FTI के चेयरमैनशिप टेक ओवर की तो हमेशा यही सोचा कि मैं वहाँ की जो FTI की जो ग्लोरी है जो खोती जा रही है उसको वापस कैसे लाऊं, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम कैसे करूं, वहाँ के स्टाफ के लिए काम कैसे करूं। तो मैंने इस दौरान वहाँ कुछ चेंजेस प्लान किए, वहाँ के डायरेक्टर से, डीन से मिल के, तो वहाँ के स्टाफ से बात करके, वहाँ के जितने HODs हैं सबकी मीटिंग करके, तो जो सेमेस्टर सिस्टम बहुत दिनों से रुका हुआ था उसको हमने लागू किया। जो कोर्सेज़ रुके हुए थे उनको स्टार्ट किया। जिन स्टूडेंट्स के कोर्सेज़ कंप्लीट नहीं हो रहे थे उनकी कंप्लीशन कराया, ताकि वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उसके अलावा हमने एक नई चीज़ वहाँ शुरू की कि FTI के बारे में एक मिस्ट्री थी हमेशा से कि FTI में फिल्में बनती हैं, दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। हमने पहली बार 17 और 18 सितंबर 2016 को ओपन डेज रखे, ताकि बाहर की पब्लिक FTI में के देख सके कि यहाँ होता क्या है। उसके अलावा हमने अभी 15 अगस्त को वहाँ पे जलियांवाला बाग का सेट लगाया, जो बहुत लोग दूर दूर से देखने आए। उसके बाद अभी 26 जनवरी को हमने सेलुलर जेल का जो है सेट वो लगवाया है। उसके अलावा वहाँ जो हमारे पास एक्स्ट्रा ज़मीन है हनुमानगढ़ी पे, उस पर हमारा एक छोटे छोटे सेट, छोटी फिल्म सिटी बनाने का प्लान है, जो कि लागू हो चुका है एक्चुअली। और मुझे लगता है कि जून 2018 तक वो पूरा तैयार हो चुका होगा। और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और हमारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे शूटिंग कर पाएंगे। उसके अलावा एक जो बहुत दिनों से एक चीज़ रुकी हुई थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टूडेंट, उसको डिप्लोमा दिया जाता था। 6 के 6 सब्जेक्ट में डिप्लोमा दिया जाता था, जो भी जिस सब्जेक्ट को करना चाहता था। उसको मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराने के प्रयास जो है बहुत दिनों से चल रहा था। और एक खुशखबरी ये है कि 7 फरवरी 2017 को हमारे पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से लेटर आया। हमने उनको सर्वे करवाया था और उसकी रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव निकला। नॉर्मली डिप्लोमा तो 1 साल के कोर्स के लिए होता है ना? नहीं, 3 साल का भी डिप्लोमा ही दिया जाता डिग्री था आज तक। हाँ आज वहाँ, लेकिन अदरवाइज कहीं भी और अगर आप करें तो 3 साल तो डिग्री होगी। मेरा मानना यही था कि उसको मास्टर्स डिग्री मिलनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है इसके बाद PhD कर सके, MPhil कर सके, या डॉक्टरेट कर सके, जो भी करना चाहे इसके बाद आगे बढ़ने के लिए कर सके। डिप्लोमा के बाद ये संभव नहीं था, तो वो मास्टर डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। और आज के बाद जो है वहाँ पे मास्टर्स डिग्री दी जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना भूल गई थी, जो मुझे बहुत समय से याद आ रही है कि एक दिन हम किसी शूटिंग से जा रहे थे और आप कुछ बातें कर रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि आप पहले दिन से ही जब आपने पैसा कमाना शुरू किया तो आपने उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं बैठी हुई थी और आप इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे किसी से फ़ोन पे, तो मुझे आज तक याद है वो बात। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो
पैसे को इन्वेस्ट करने वाली जो बात है वो क्या आपके फादर से आपने अडॉप्ट किया? आपको इतने यंग एज में कैसे समझ में आया कि मैं जो कमा रहा हूँ फिल्म लाइन में उसे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? किरण जी, मैं हमेशा भविष्य की ओर देखता हूँ और बड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। मैंने फिल्म लाइन में जितने कलाकार हैं या टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, उनके विषय में अलग अलग कहानियाँ सुनी हुई थी। क्या होता है, जब ये फिल्म लाइन जो है हमेशा तो काम आपको देती नहीं है, कभी होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, पैसा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो वही पैसा आपको ऐसे समय में काम आता है जब आपके पास काम नहीं होता है। तो मैंने ये सोच शुरू से पकड़ के रखी और मैं हमेशा बोलता हूँ, वेयर पीपल लूज टाइम आई गेन टाइम। हाँ। या जहाँ लोग पैसा गलत चीज़ों पे, गाड़ियों पे या दूसरी चीज़ों पे अनवांटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो मैं वहाँ वेस्ट नहीं करता था। तो मैंने प्रॉपर्टी में या दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और मुझे आज लग रहा है कि ऐसी कंफर्टेबल जोन है कि जहाँ मेरे बच्चे के वो काम आएगा या अगली जनरेशन के काम आएगा। और अगर आप आज काम ना भी करना चाहें तो आपको ये टेंशन नहीं है कि काम ना करने की तो इच्छा नहीं है, काम वो तो हमेशा अलग, करूंगा। वो काम आप कर रहे हैं शौक से। जी। वो काम तब भारी पड़ जाता है जब इंसान की इच्छा ना हो लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है एक अच्छी जिंदगी बिताने के। करेक्ट। तो जिस दिन आपके पास ये चॉइस आ जाए कि मैं काम शौक की वजह से कर रहा हूँ तो यू आर इन अ कंफर्ट जोन। मैं चाहता था कि मेरा बुढ़ापा खराब ना हो। हाँ। मेरा बुढ़ापा जो वो सही तरीके से गुजरे। हाँ। ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वही मैं कह रही हूँ कि और क्या है कि एज वी ग्रो ओल्डर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ते हैं और काम भी कम हो जाता है। मेडिकल बिल्स बढ़ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कैटरैक्ट हो जाता है, किसी को हार्ट का कुछ ना कुछ मतलब। और उस वक्त अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत तकलीफ। और काम तो मैं आखिरी मोमेंट तक करना चाहूँगा। मैं भी आखिरी मोमेंट तक करना चाहूँगी। जाना है चलते चलते। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बातें की आपसे और बहुत मज़ा आया और आपने कुछ अच्छा ज्ञान भी दिया लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हमारे ये एक रूटीन है कि हम हर अपने गेस्ट से ये ऑटोग्राफ साइन कराते हैं और हमारे शो के बारे में कुछ आप कहेंगे।